Now please. Okay, everybody, the topic we are going to start in today's class is by the name Bills of Exchange. So please put down the heading Bills of Exchange. तो ये आज का टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इन टुडेज क्लास, और इस टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब सुनिए एवरीबॉडी, इससे पहले हम ये जाने कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो पहले ये जानते हैं कि सर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ध्यान से सुनिएगा, व्हाई डू वी नीड दिस, क्लियर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ ग्रेट डिटेल कि व्हाट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑल अबाउट। ठीक है, मान लेते हैं सर ये एक व्यक्ति है मिस्टर ए, ठीक है जी, इसने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड लेट्स सी, ये टेलीविजन सेट बेचता है जिसको आज आप एलईडी बोलते हो। बोलो जी, बात क्लियर है। तो इसने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसने नया नया शोरूम ओपन किया इन विच ही सेल्स व्हाट, एलईडी। ठीक है जी, टेलीविजन। ध्यान से सुनिएगा, अब इसके पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम है मिस्टर बी। बी ने ऐसे कहा कि जी मुझे 10 टीवी सेट चाहिए। कितने टीवी सेट चाहिए? 10। क्लियर है, 55 इंचेस। एक का रेट मान लो निकल कर आया 50,000, तो 10 कितने के हो गए जी? 5 लाख के। एने का यार बड़ी खुशी की बात है, सुबह सुबह भी अपने शोरूम ओपन ही करा और पहला कस्टमर ही इतना भारी आ गया। बोलो यस और नो। तो उसने अपने एम्प्लॉय से कहा जाओ इसके लिए जरा रिफ्रेशमेंट लेके आओ। क्या लेके आओ? रिफ्रेशमेंट। ठीक है जी, सारी बातचीत हो गई, सारे रेट डिसाइड हो गए, खाना पीना सब हो गया। क्लियर। बी ने कहा जी ये जो टीवी है आप ये ट्रक पे लोड करवा दीजिए जिसके थ्रू भी आप भेजते हैं। क्लियर, चलिए मैं चलता हूं। ए ने कहा चलता हूं मतलब? भले टीवी ले लिया, अब क्या करना है? अब तो खाना पीना भी कर लिया। ए ने कहा भूल रहे हैं भाई, पेमेंट तो करते जाइए। क्या करते जाइए? पेमेंट। क्लियर है भाई, नेचुरल सी बात है यार। अगर आप किसी को गुड्स बेच रहे हो तो आप उससे बदले में क्या लोगे? पेमेंट लोगे। अरे बोलो यस और नो। बी ने कहा सर आपको पता नहीं शायद, पेमेंट तो 2 महीने बाद दूंगा मैं आपको, क्योंकि इस मार्केट में ना 2 मंथ का क्रेडिट चलता है। क्लियर, आपका नया शोरूम है, शायद आपको पता नहीं होगा कि आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने बाद आऊंगा, मैं पेमेंट दे दूंगा। बोलो क्लियर है। उस पर ए ने कहा जी हाउ कुड दैट बी पॉसिबल? भाई मैं आपको जानता नहीं, आज मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, फर्स्ट टाइम आई सी यू। क्लियर, मैंने अभी इसमें नया शोरूम खोला है इस मार्केट में। जब मुझे आपके कोई जान पहचान नहीं है, कोई हमारी प्रीवियस एक्वेंटेंस नहीं है, तो मैं आपको 5 लाख का माल कैसे उधार दे दूं भाई? ये तो हो ही नहीं सकता। डील कैंसिल्ड। क्लियर, अगर आपको लेना है तो कैश में लेना पड़ेगा, वरना मैं आपको नहीं दे सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? बी ने कहा तो नया शोरूम खुला था इसलिए मैं आपके पास आ गया, वरना मैं तो रेगुलर किससे लेता हूं? सी से। क्लियर है, और वो मुझे 2 महीने का उधार देते हैं एज पर द मार्केट। आप मना कर रहे हो, कोई बात नहीं, आई विल गो बैक एंड कलेक्टेड फ्रॉम सी। मैं दोबारा सी से ले लूंगा। उसने कहा, एने कहा जी आपकी मर्जी, किसी से भी लो। अगर आपको मुझसे सामान चाहिए तो पेमेंट कैश में करनी होगी, बिकॉज आई डोंट नो हु यू आर एग्जैक्टली। बोलो जी, बात क्लियर। अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ए ने कोई गलत बात कही है? नॉट एट ऑल, ए ने बिल्कुल सही बोला। अरे भाई, नए बंदे के साथ आप इतना बड़ा रिस्क थोड़ी ना ले सकते हो। क्लियर और नॉट? क्या आप उसे जानते नहीं? आपने 5 लाख का सामान गुड्स उधार दे दी। भाई मान लो 2 महीने बाद वो नहीं आया तो आप उसे कहां ढूंढोगे? आपने सोचा सर एड्रेस तो लिया होगा, सर वो फेक निकला तो? आज की डेट में तो बहुत आसान है सब कुछ, यस और नो। तो वेयर विल यू सर्च हिम? ठीक है, ए ने कहा जी ना जी ना, इससे बेटर है कि मैं सामान ना बेचूं। चलो जी, कोई बात नहीं। अब ऐसे क्या हुआ, ऐसे दिन में 50 कस्टमर आए ए के पास। एक्चुअली ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जब कोई नई शॉप ओपन होती है ना तो हम भी वहां जाना पसंद करते हैं। बोलो यस और नो, कि भाई देखे इसमें क्या चीज नहीं आई है। इज दैट क्लियर? तो पूरे दिन में 50 से ज्यादा कस्टमर को इन्हें यही कहकर मना कर दिया कि जी मैं आपको कैश में माल ही बेच सकता हूं, उधार में मैं आपको गुड्स नहीं दे सकता।
क्लियर है? पूरा दिन गुजर गया, एक भी रुपए की सेल नहीं हुई। क्लियर? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक समय ऐसा आएगा कि ए अपना शोरूम बंद कर कर घर चला जाएगा। बोलो यस और नो? भाई शोरूम का रेंट कहां से निकालेगा, स्टाफ की सैलरी कहां से निकालेगा, बिजली के बिल कहां से भरेगा, क्योंकि सेल तो हो ही नहीं रही। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस सब में एक ही कोई गलती है, आप बोलोगे नहीं सर एक ही कोई गलती नहीं है। क्लियर है? जब वो किसी बंदे को जानता नहीं तो उसे कैसे उधार दे दे। क्लियर? तो अल्टीमेटली ऐसा समय आया कि ए का बिजनेस क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया, क्योंकि कोई भी कैश में माल खरीदने को तैयार नहीं। आप खुद इसको अपने ऊपर अप्लाई करो। अगर आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में एक शॉपकीपर आपको 1 महीने का उधार दे रहा है और दूसरा कह रहा है ना हार्ड कैश चाहिए, क्लियर है, और दोनों के पास सेम टाइप ऑफ गुड्स है, वेयर वुड यू लाइक टू गो? अरे बोलिए, जो क्रेडिट दे रहा है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, पैसे जितनी देर से जाए उतना बढ़िया, और जितनी जल्दी आए उतना बढ़िया। इसी टेंडेंसी ने तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम को जन्म दिया है। अरे बोलिए यस और नो? इसी टेंडेंसी ने इंस्टॉलमेंट सिस्टम को जन्म दिया है कि भाई आप सामान ले लो, धीरे धीरे पैसे देना। क्लियर? इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई और जो सेल थी वो मार्केट में मैनीफोल्ड टाइम्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। दिस इज व्हाट इट हैज हैपेंड। बोले यस और नो? लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, जो लॉ मेकर है उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी खराब सिचुएशन है, हमने तो अभी एक एग्जांपल मिली है, पता नहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसे कितने बिजनेस होंगे जो इस कारण से बंद हो गए। तो यार कोई ना कोई तरीका तो निकालना चाहिए ना इसको बचने का। हमने ए से पूछा ए आप क्यों नहीं बेच रहे उधार? ए ने कहा जी इतना बड़ा रिस्क है, मैं कैसे इस रिस्क को लूं? क्लियर है? मैं बी को जानता नहीं, आप गारंटी ले लो कि बी पेमेंट ना देगा तो आप दोगे। बोलो मैं अभी सामान उधार बेच देता हूं। क्या कोई किसी के लिए गारंटी लेता है? नॉट एट ऑल। तो इसके ऊपर लॉ मेकर ने सोचा और उन्होंने ये कहा कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे हम सेलर को, किसे? सेलर को सिक्योरिटी प्रदान कर सके। क्या दे सके उसे? सिक्योरिटी। बोलो जी बात क्लियर है? हमने ऐसे कहा ए अगर हम तुम्हें ये सिक्योरिटी दे दें कि तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा तो क्या जब तुम उधार दोगे? उसने कहा जी मोस्ट वेलकम, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सेल द गुड्स। अगर आप मुझे क्या दे दो? श्योरिटी दे दो कि जो पैसा मैंने उधार में माल बेचा है वो नहीं डूबेगा, मुझे पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? तो लॉ मेकर ने कहा एक काम करना, अब कोई व्यक्ति आए ना, ये एक पीस ऑफ पेपर है, हमने इस पे कुछ लिखा है, इज दैट क्लियर? अब अगर कोई व्यक्ति आए ना तो बस उससे कहना कि इस पेपर पे अपने साइन कर जाओ। बोलो जी बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, इस पेपर पे अपने साइन कर दो, बस तुम इस पर साइन ले लेना बस। हमने कहा जी ये है क्या, कोई चीट तो नहीं कर रहा है? उसने कहा जी कोई चीट नहीं कर रहा है, उसे बकायदा पढ़ के सुनाना कि आपने लिखा क्या है, कोई धोखा थोड़ी दे रहा हो आप उसे। क्लियर है? उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम थोड़ी कर रहे हो। आपने कहा जी मैंने इस पे लिखा है कि बी आपने मुझसे 5 लाख रुपए का माल उधार खरीदा है और प्रॉमिस करा है कि 2 महीने बाद आप पेमेंट दोगे, और इस पर आपके साइन होने का मतलब इस पेपर में जो भी लिखा है आप उससे पूरी तरह से सहमत हो, एग्री कर रहे हो। बोलो क्लियर है? और जब उसने साइन कर दिए, क्लियर, तो अब वो इस बात को पूरी तरह से क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और ये है क्या? ये कुछ नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या है गाइस? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी कागज है। क्लियर है? और इस पे साइन करने का मतलब ये है, अब मैं अगर थोड़ा सा लॉ बोलूं कि आप दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अरे बोलो यस और नो? समझ में आ गई बात? तो अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्लियर, एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अगर कल को बी ने पैसे नहीं दिए तो आप कहीं मत जाना, सीधे कानून की शरण में आ जाना। बोलो क्लियर है? और लॉ बी को ढूंढेगा और आपके पैसे आपको दिलवाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात यहां तक? तो अब बताओ, विल यू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट नाउ? आंसर इज यस। क्लियर?
इस कारण से क्या हुआ, जो बाजार में बिजनेस था ना वो मैनीफोल्ड कई गुना बढ़ गया। जब लोग उधार बेचने लगे तो बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इज दैट वेरी मच क्लियर? और आपको पता है जब बिजनेस बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो भारत सरकार को खूब बढ़िया टैक्स के रूप में पैसा मिलेगा। अरे बोलिए यस और नो? क्लियर है? तो इसीलिए एक कानून लाया गया। बोलो जी बात क्लियर है? इस कानून को बोला गया, क्या बोला गया इसे? इसे बोला गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्या बोला गया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसकी धारा, धारा मतलब उसके सेक्शन 5 में टॉप में जो पॉइंट रखा गया उसको हमने बोला बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो जी बात क्लियर? तो ये जो पीस ऑफ पेपर है ना ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। क्या मेरी बात क्लियर है? जो कि सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कवर्ड है। बोलो क्लियर हो गई बात? तो दैट इज नोन एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। अब इसे सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे, सुनिए ध्यान से सुनिए, तो बी आएगा ए के पास और ए से कहेगा ए आप अपने पैसे ले लो, क्लियर है, और मेरा साइन किया हुआ बिल मुझे दे दो। वरना भाई कोई भी बंदा डिसऑनेस्ट हो सकता है। पता चला ए ने पैसे भी ले लिए और उसके बाद भी बी पे केस कर दिया कि देखो जी बिल मेरे पास है, इसने पैसे नहीं दिए। तो अब बी उसे कैसे साबित करेगा? भाई लॉ तो दोनों पक्षों के बारे में सोचता है ना, किसी एक के लिए थोड़ी ना काम करता है। तो इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है गिव एंड टेक। तो हमने बी से कहा बी जब तुम पैसे दे दो ना तो अपना साइन किया हुआ जो ओरिजिनल बिल है वो ऐसे ले लेना। अब लेने का उसे फाड़ो जलाओ ये तुम जानो। बोलो जी बात क्लियर है? तो इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है गाइस? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप पूरी कहानी समझ में आ गई। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने का जो कॉन्सेप्ट था, जो रीजन था, वो था सेलर को, किसको? सेलर को सिक्योरिटी देना। क्योंकि जब सेलर सिक्योर फील करेगा तो वो गुड्स और ज्यादा उधार में बेचेगा। बोलो गाइस क्लियर है? तो अब हम ये सीखेंगे कि बेसिकली ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, क्लियर, और लॉ इसे कैसे डिफाइन करता है। बोलो जी बात क्लियर है? पूरा एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कम ऑन गाइस। चलिए अब आप लिखना शुरू करिए। लिखेंगे राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। लिखिए पॉइंट नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे सब बच्चे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 of the Negotiable Instrument Act 1881, according to section 5 of the Negotiable, NEGOTIABLE, Negotiable Instrument Act, इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना था ये? 1881 में, 19 नहीं 1881 में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कॉमा, a bills of exchange is an, अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing, CONTAINING, containing
an unconditional order containing an unconditional order signed 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 by the maker containing an unconditional order signed by the maker directing 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 certain person CERTAIN directing certain person to pay a certain sum of money directing a certain person to pay certain sum of money only to ONLY only TO2 only to or to the only to or to the order of only to or to the order of a certain person only to or to the order of a certain person लिख लिया सब लोगों ने यहां तक और to the bearer BEARER or to the bearer of the instrument or to the bearer of the instrument क्लियर है इन्वर्टेड कॉमा आप बंद कर दीजिए तो गाइस ये है एक डेफिनेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्लियर है बात यहां तक सो व्हाट इज इट गाइस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ठीक है जी आई होप यहां तक आपने पढ़ लिया और लिख लिया होगा अब देखिए जरा समझेंगे बहुत ध्यान से हमने कहा सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग ध्यान से देखिए कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में क्या मतलब निकला इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं गाइस लीगल डॉक्यूमेंट को किसको लीगल डॉक्यूमेंट को दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा किस फॉर्म में होता है रिटर्न फॉर्म में होता है किस फॉर्म में होता है जी रिटर्न क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओरल हो सकता है नॉट एट ऑल इट कैन नॉट बी पॉसिबल क्लियर है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट किस में होना चाहिए इन राइटिंग में होना चाहिए कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर इसमें एक ऑर्डर है कौन सा ऑर्डर है जी अनकंडीशनल ध्यान से सुनिएगा सर किस चीज का ऑर्डर है पेमेंट देने का किस चीज का ऑर्डर है पेमेंट देने का मतलब इसमें ए ने ऑर्डर लिखा है कि बी क्या करेगा उसे पेमेंट देगा अब ध्यान से सुनना अनकंडीशनल का मतलब सुनिए कि बी को पेमेंट देनी पड़ेगी ए को बिना कोई शर्त लगाए क्या मतलब है बी ने कहा ऐसे भाई 5 लाख रुपए चाहिए ए ने कहा हाँ जी चाहिए 5 स्टार में डिनर कराओ 5 स्टार में डिनर कराओ तब 5 लाख रुपए दूंगा क्लियर है ये कंडीशन लगा दी उसने बोलो जी बात क्लियर है अच्छा जी तो ऐसा नहीं हो सकता या फिर बोला भाई कल मेरे बेटे का बर्थडे है पहले उसके लिए साइकिल दिलवाओ तब 5 लाख दूंगा अरे मैं क्यों करूं ये सब बोलो हाँ है ना तुमने मुझसे 5 लाख का टीवी खरीदे गुड्स खरीदी है क्लियर है तो उसके पैसे नहीं दोगे क्या तो उसके पैसे देने पड़ेंगे मतलब इन शॉर्ट ये है कि पेमेंट देने के लिए आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते यू कैन नॉट मेक एनी कंडीशन बिफोर मेकिंग पेमेंट बोलो जी बात क्लियर है और नेचुरल सी बात है यार आपने सामान खरीदा है नाउ इट्स टाइम टू पे दैट्स ऑल किस बात की शर्तें तो इसीलिए कानून के द्वारा उसमें ऑर्डर होता है एक व्यक्ति को ऑर्डर करता है लॉ कि आप उसे बिना किसी शर्त के पेमेंट दो बोलो जी बात क्लियर है आगे देखिए साइन बाय द मेकर भाई जो बिल बनाएगा उस पर साइन भी करेगा ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी रहे क्लियर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन एक विशेष व्यक्ति को यह कहा जाएगा अब विशेष व्यक्ति कौन है भाई जिसने सामान खरीदा वो बी तो हुआ ऐसे ही आप रास्ता चलते हर किसी पे थोड़ी ना बिल लिख दोगे अरे बोलो यस और नो ऐसा नहीं हो सकता भाई
जिस व्यक्ति ने गुड्स खरीदी है वो है सर्टेन व्यक्ति, उसको आप डायरेक्शन दो कि भैया पैसे दे मुझे, क्लियर है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और जितना पेमेंट देनी वो भी एक विशेष अमाउंट होगा। या बी से को बस मुझे पैसे चाहिए 2 करोड़ रुपए, पैसे चाहिए 5 करोड़ रुपए, ऐसे थोड़ी होगा, तो बी के साथ अत्याचार हो जाएगा। तो उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना बिल में लिखा है। तो एक विशेष व्यक्ति और एक विशेष सम ऑफ मनी। बोलो जी, बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है पूरी डेफिनेशन? ओके। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, क्लियर। या तो आप ये पैसा उसी व्यक्ति को दोगे जिसका उसमें नाम लिखा है, या फिर अगर वो किसी और को दे कहे तो उसे देना पड़ेगा। सर समझ नहीं आया। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो पेमेंट बी किसको देगा? ए ने कहा सुनो मुझे नहीं दो, मेरा ब्रदर है सी, जाओ उसे दे दो, क्लियर है। तो ए जिस व्यक्ति को कहेगा पेमेंट देने के लिए, बी उसे पेमेंट दे देगा। क्या दिक्कत है इसमें, बताओ, कोई दिक्कत है? या फिर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या उस व्यक्ति को आपको पैसे देने पड़ेंगे जो आपके पास बिल लेकर आएगा, जो आपके पास बिल लेकर आएगा, जिसके पास बिल होगा बी उसी व्यक्ति को क्या करेगा? पेमेंट दे देगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है यहां तक? सो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जल्दी बोलिए, समझ में आया? तो अगर मैं इसे सम कर दूं तो गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं है, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक लिखित रूप में एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये ऑर्डर देता है, डायरेक्शन देता है कि आप सर्टेन अमाउंट मुझे पे कर दोगे इस डेट में, क्लियर है। मुझे नहीं पे करोगे तो उस व्यक्ति को पे कर देना जिसको मैं आपसे बोल रहा हूं। बोलो जी, बात क्लियर है? या जिसके पास बिल होगा उसको पेमेंट प्राप्त हो जाएगी। दैट इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो जी, बात क्लियर है? यहां तक कोई कॉन्सेप्ट जो समझ में ना आया हो तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 2। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 2 में, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या हेडिंग डालेंगे भाई? फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप इसे फीचर्स बोल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक बोल दीजिए, विशेषताएं बोल दीजिए, क्लियर है। लिखिए उसमें पहला पॉइंट, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहला पॉइंट लिखिए, इट मस्ट बी इन राइटिंग। द फर्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी इन राइटिंग, क्लियर है। इट मस्ट बी इन राइटिंग। फीचर नंबर 2, it must be dated. Feature number 2, it must be dated, right? Feature number 3, it must contain an order it must contain an order to pay a certain sum of money. It must contain an order to pay certain sum of money. Next, the हो गया ना ये? The promise to pay, next point please. The promise to pay must be unconditional. The promise to pay must be unconditional. The promise to pay must be unconditional. Point number 5, the money must be payable. The money must be payable to a definite person
The money must be payable to a definite person or to his order to the bearer or to his order to the bearer. Next, the draft must be accepted. The draft must be accepted, ACCEPTED, for payment. The draft must be accepted for payment by the party to whom the order is made. By the party to whom the order is made. Next point, it should be properly stamped, STAMPED. ये 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे कि लिस्ट डाउन द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बोलो जी बात क्लियर. मैं बार बार कह रहा हूं जी, 4 मार्क्स के थ्योरी में कुड बी देयर. क्लियर हो गई बात यहां तक. लास्ट पॉइंट, पेमेंट मस्ट बी मेड in legal currency of the country. Payment must be made in legal currency of the country. Payment must be made in legal currency of the country. अब देखिए भाई, नाउ यहां देखिए, ध्यान से लिख लिया आप लोगों ने. लिखवाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको याद रहे. वंस यू राइट ना, यू रिमेंबर, राइट. अब देखिए, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, इसकी ये निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्लियर है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला क्या है जी, इट मस्ट बी इन राइटिंग. चलिए देखिए, मैंने अभी इस पे डिस्कशन किया. प्लीज गाइज कीप क्वाइट. फर्स्ट आई विल बी कवरिंग द एंटायर थ्योरी एंड देन आई विल मूव टू द न्यूमेरिकल पोर्शन. और वो आपको तभी समझ आएगा व्हेन यू आर वेल वर्स इन थ्योरी, राइट. जब आप इसके थ्योरिटिकल एस्पेक्ट को अच्छे से समझ पाए. ठीक है जी. पहली शर्त आपको पता ही है, इट मस्ट बी इन राइटिंग. आपने लॉ में भी पढ़ा है, एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल, यस और नो, बट इज ऑलवेज प्रेफर्ड दैट इट शुड बी इन राइटिंग सो दैट इट कैन बी प्रोड्यूस एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. बोलो यस और नो. तो इसलिए इट मस्ट बी इन राइटिंग. ठीक है. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओरल नहीं हो सकता, हमेशा लिखित फॉर्म में होना चाहिए. इट मस्ट बी डेटेड. भाई किस समय का बिल है? 100 साल पहले पिताजी ने बिल लिखा था, उसकी पेमेंट आप बेटे से वसूल करने आ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता. उस पर क्या होना चाहिए? डेट होनी चाहिए, राइट. हमारे देश में कानून है लिमिटेशन एक्ट. क्लियर. तो कुछ सालों के बाद अगर डेट निकल जाए तो फिर आप कोई केस वेस नहीं कर सकते. क्लियर है. तो उसके अकॉर्डिंग ये जरूरी है कि इट मस्ट बी डेटेड. नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई रिक्वेस्ट नहीं होती कि भाई यार पैसे दे दो प्लीज. क्लियर है. आपको पता है लोग रिक्वेस्ट नहीं मानते. बोले यस और नो. क्या मानना पड़ेगा? ऑर्डर. अब पुलिस अगर रिक्वेस्ट करने लगे तो कोई भी नहीं मानेगा. बोलो यस और नो. वो ऑर्डर देते फिर भी नहीं मानते, तो फिर तुम्हें पता है लठ चलता है, लाठी चार्ज होता है. इज दैट क्लियर और नॉट? तो कानून हमेशा ऑर्डर देता है. कोर्ट, गाइस कीप क्वाइट एवरीबॉडी, कोर्ट गिव्स ऑर्डर, कोर्ट डू नॉट रिक्वेस्ट. बोलो जी बात क्लियर. और ऑर्डर का मतलब है यू आर बाउंड टू फॉलो, आपको उसको मानना ही पड़ेगा. ये कोई डिस्क्रिशनरी नहीं है, मन करे तो मान लेना वरना छोड़ देना, ऐसा नहीं होता. तो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर होता है. किस चीज का ऑर्डर? पेमेंट करने का. बोलो जी बात क्लियर है. द प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल. और ये मैंने बता दिया, प्रॉमिस कैसा होना चाहिए भाई? अनकंडीशनल का मतलब बिना किसी शर्त के पेमेंट देनी है. पेमेंट करते समय आप कोई भी किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं लग सकते. क्लियर. मस्ट बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन. क्लियर.
पैसे किसको देने? कल को बी नहीं बोलेगा यार मैंने तो सी की को पैसों की जरूरत थी, तुम्हारे पैसे मैंने सी को दे दिया हिसाब बराबर। ए बोलेगा भाई कौन सी, मैं तो जानता भी नहीं, तो है नहीं रास्ते में जो मिले उसे पैसे दे दोगे आप। उसी व्यक्ति को पेमेंट देनी है जिसके साथ आपने ये एग्रीमेंट करा है। तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? डेफिनेट, वो व्यक्ति विशेष होना चाहिए। क्लियर है? और टू हिज ऑर्डर, या उस व्यक्ति को दे दो जिसको वो ऑर्डर दे। जैसे ए ने कहा मेरे ब्रदर सी को दे देना। क्लियर? या उसको दे दो जिसके पास बिल है, द वन हु इज बीआरआर। क्लियर? तो हम पॉइंट बता रहे थे, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या आप उसको पेमेंट दोगे जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी, चलिए। द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक एग्रीमेंट तब होता है जब उस पर दोनों पार्टी के साइन होते हैं। बोलो यस और नो। आपने बी के साइन नहीं लिए, अपने आप बिल लिख दिया, कोर्ट में पहुंच गए, पता चला बी ने सामान लिया था 5 लाख का, आपने बिल में कितना लिख दिया? 5 करोड़। यस और नो? भाई बेईमानी तो हर जगह है ना। ओनली दोज पीपल आर ऑनेस्ट हु डू नॉट गेट अ चांस टू बी डिसऑनेस्ट। सिर्फ वही लोग ईमानदार हैं आज की डेट में जिन्हें बेईमानी का मौका नहीं मिला। से यस। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों पार्टी के साइन जरूरी हैं, और साइन करने से पहले बी को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? जिसको हम लॉ में कहते हैं कॉन्सेंसस एडिडम, ये लैटिन शब्द सुना होगा, मतलब बोथ द पार्टी हैव should be on the same point and they both understand the same thing in the same manner. बोलो yes और no? दोनों पार्टी को पता होना चाहिए क्या हो रहा है। क्लियर? और दोनों के पास अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए, इसी को ले बोला जाता है यहां पर। क्लियर? और बी के साइन करने का मतलब यह है कि वो बिल में लिखी हुई हर बात को एग्री कर रहा है। तो अगर आपने 5 लाख की जगह 5 करोड़ लिख दिया तो बी मूर्ख थोड़ी है जो उस पर साइन कर देगा। बोलो क्लियर? इसीलिए कहा है इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू हुम द ऑर्डर इज मेड। उस पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए जिस पार्टी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर आप बिल लिख रहे हैं। आई होप मेरा पॉइंट यहां तक क्लियर है? ओके। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अब इस पे प्रॉपरली क्या होनी चाहिए? स्टैम्प। देखो जो भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनता है ना, उस पर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो आप खुद बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते। यू मस्ट बी हैविंग अ पर्सन हु इज वेल वर्स इन लीगल मैटर्स। तो इसके लिए हर कंपनीज लॉयर्स को हायर करती हैं। हर कंपनी में एक लीगल विंग्स होते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? तो जो उस कंपनी के सारे लीगल मैटर्स को डील करता है, तो उन्हें पता है डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, कौन सा पेपर लगेगा, कौन सी स्टैंप लगेगी इसके ऊपर, ये सब किसे पता होता है? लॉयर्स को। क्लियर? वही एग्रीमेंट बनाते हैं। क्लियर? ताकि ये कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो। क्लियर हो गई बात? तो हम बस इतना याद रख लो, इट मस्ट बी लीगली स्टैम्प्ड। क्लियर है? और पेमेंट उस करेंसी में देना जो इस समय चल रही हो। पता चला बी आया 5 लाख रुपए लाया 1,000 के नोट। तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो 2016 में बंद हो चुके हैं। क्लियर और नॉट? वो वाले 1,000 के नोट ले आया। लो जी 5 लाख रुपए। तो इज इट अ लीगल करेंसी फॉर कंट्री, फॉर इंडिया? आंसर इज नो। क्लियर है? अब वो लीगल टेंडर नहीं है। तो करेंसी कौन सी होनी चाहिए? जो लीगल है, जो उस समय एक्सेप्टेबल है हमारे देश में। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये फीचर्स होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। 4 मार्क्स में थ्योरी में आ सकता है क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द वेरियस फीचर्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिएगा, इधर आगे बढ़ते हैं। यहां तक का डिस्कशन बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर आइए, हेडिंग डालिए जल्दी से। पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी, अगला क्या है? पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी गाइस एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? अगर वो आपसे पूछे तो याद रखिएगा, हम कहते हैं ओनली देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में केवल
3 पार्टीज होती हैं। अगर ये न्यूमेरिक में पूछा जाए ना कि हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 4, 5, 2, 3, तो व्हाट डू यू से? 3। किसी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। तो देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो लिखिए मेनली there are 3 parties. Mainly there are 3 parties to a bills of exchange. Mainly there are 3 parties to a bills of exchange. लिखेंगे उसमें पहला, इसको हम बोलते हैं गाइस ड्रॉर, DRAWER, ड्रॉर, DRAWER। तो पहली पार्टी का नाम क्या है? ड्रॉर। लिखिए इसके अंदर, ही इज द पर्सन हु मेक्स द बिल। ही इज द पर्सन हु मेक्स द बिल, फुल स्टॉप। ठीक है जी। ही इज द क्रेडिटर, ही इज द क्रेडिटर। बोलो जी, बात क्लियर है यहां तक? तो वो व्यक्ति जो बिल बनाता है, वो व्यक्ति जो बिल लिखता है, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्लियर है? या ड्रॉर। अब सोचो, बिल कौन बनाएगा? जिसको पैसा लेना है या जिसको पैसा देना है? भाई जिसको पैसा लेना है, जिसका रिस्क है, वही बिल लिखता है। तो हमारी एग्जांपल में रिस्क किसका था? ए का। तो ए बिल लिखेगा किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो गाइस हम ये बोलेंगे जो ए है ना, वो है ड्रॉर। बोलो, बात क्लियर है? बिल का बनाने वाला, बिल का लिखने वाला क्या कहलाता है? ड्रॉर। पार्टी नंबर 2 लिखिए ड्रॉई, DRAWEE, ड्रॉई। लिखिए, ही इज द पर्सन on whom the bill is drawn. He is the person on whom the bill is drawn, full stop. He is also known as acceptor or debtor. He is also known as acceptor or debtor. बोलो जी, बात क्लियर है? तो गाइस ड्रॉई वो व्यक्ति है जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, या दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति जिसको बिल की पेमेंट देनी है। क्या देनी है? पेमेंट। दैट विल बी नोन एज व्हाट? ड्रॉई। जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? तो ड्रॉई इज अ पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन। ही इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर और द डेटर। क्लियर? तीसरा व्यक्ति आता है इसमें पेई, PAYEE, PAYEE, पेई। लिखिए, he is the person to whom the amount of the bill, he is the person to whom the amount of the bill has to be paid. He is the person to whom the amount of the bill has to be paid. याद रहेगी बात? भाई वो व्यक्ति जिसको बिल की पेमेंट मिलेगी, वो कौन है? वो पेई है। तो हमने एग्जांपल ली थी, ए ने बिल लिखा बी के ऊपर, तो अब जो बी है वो पेमेंट देगा ए को। तो ए ड्रॉर है, बी ड्रॉई है और ए पेई भी है। 99 केसेस में क्या होता है, जो ड्रॉर होता है ना, वो खुद ही पेई भी होता है। बोलो जी, बात याद रहेगी? तो पेई वो व्यक्ति है जिसको बिल की पेमेंट प्राप्त होगी। लेकिन मान लो ए ने कहा भाई पेमेंट मेरे ब्रदर सी को दे देना, तो अब बी जो है वो बिल की पेमेंट किसे देगा? सी को। तो अब मुझे बताओ हु इज पेई? सी। बात खत्म। तो ए इज ड्रॉर, बी इज ड्रॉई एंड सी इज कॉल्ड पेई। जल्दी बोलिए, पॉइंट क्लियर है? तो वो व्यक्ति जो बिल की पेमेंट क्या करेगा? रिसीव करेगा। जो बिल की पेमेंट प्राप्त करेगा
ही इज कॉल्ड पेई। और जैसे मैंने बोला 99% केसेस में ड्रॉअर हिमसेल्फ इज व्हाट, पेई। क्लियर है? तो वो खुद ही क्या होता है, पेई होता है। अभी तक का डिस्कशन बिल्कुल क्लियर गाइस? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो मेनली 3 पार्टी हो गई, इसके अलावा 2 पार्टी और होती हैं। सर आपने तो कहा था 3 होती है, हाँ इन्हीं में से 2 और निकलती हैं। तो एक को हम बोलते हैं एंडोर्सर, हाँ जी, ENDORSER, एंडोर्सर। लिखिए, ही इज द पर्सन हु गिव अवे हिज राइट ऑफ पेमेंट। ही इज द पर्सन हु गिव अप, ऐसे लिखो, गिव अप हिज राइट ऑफ पेमेंट। बोलो जी, बात क्लियर है? ही इज द पर्सन हु गिव अप हिज राइट ऑफ पेमेंट। अब सुनिए गाइस, एंडोर्स का हिंदी में मतलब होता है टू गिव अप, अपना अधिकार किसी और को दे देना, अपना अधिकार छोड़ देना, उसे बोलते हैं हम एंडोर्स। तो जो अपना अधिकार छोड़ दे, ही इज कॉल्ड व्हाट, एंडोर्सर। तो जैसे मैंने कहा इस एग्जांपल में, ए ने कहा पेमेंट मुझे ना देकर किसको दे देना, सी को दे देना। तो ए तो ड्रॉअर था, लेकिन पेमेंट का अधिकार उसने छोड़ दिया। अरे बोलो क्लियर? अब जो बी है वो पेमेंट ए को नहीं देगा, वो सी को देगा। तो हम ए को एक नाम से और पुकारेंगे, और वो नाम क्या है, एंडोर्सर। क्या नाम है, एंडोर्सर। तो एंडोर्सर वो व्यक्ति है जो बिल की पेमेंट लेने का अधिकार छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, 5वां लिखिए, एंडोर्सी। एंडोर्सी लिखिए, ही इज द पर्सन in whose favor he is the person in whose favor the right of payment, he is the person in whose favor the right of payment has been endorsed। बोलो जी, बात क्लियर है? तो एंडोर्सी वो व्यक्ति है, फिर से बोलो, ही इज द पर्सन इन हुज फेवर द राइट ऑफ पेमेंट हैज बीन एंडोर्स्ड। कम ऑन एवरीबॉडी। तो एंडोर्सी वो व्यक्ति है जिसके फेवर में यह अधिकार छोड़ा गया है। तो अगर मेरी एग्जांपल लेंगे तो मैं ए को बोलूंगा एंडोर्सर, और सी को क्या बोलूंगा, एंडोर्सी। बोलो जी, बात क्लियर? अच्छा, सी ने क्या कहा, इसने कहा ये बिल मेरे अंकल को दे देना, डी को। उसने कहा जी डी को पेमेंट दे देना। क्लियर है? तो बी कह रहा है पहले कर लो तुम ये सब, किसको किसकी पेमेंट देनी है, एक बार डिसाइड कर लो, देन आई विल मेक द पेमेंट। बोलो जी, बात क्लियर है? अब इस सिचुएशन में बताओ, हु इज सी, एंडोर्सर। अब उसने भी अपना अधिकार आगे छोड़ दिया, किसके फेवर में छोड़ा, डी के। तो अब हु इज डी, एंडोर्सी। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी बिल की पेमेंट किसे प्राप्त होगी, अब जो पेमेंट मिलेगी वो डी को मिलेगी। तो अब डी जो है वो एंडोर्सी भी है और पेई भी है। बोलो क्लियर है? तो क्योंकि ये एंडोर्सर एंडोर्सी, क्लियर, ड्रॉअर ड्रॉअर पेई में से तो निकले, इसलिए हम कहते हैं कि मोस्टली 3 ही पार्टी होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। यस, क्यों नहीं कर सकता भाई? सी को किससे पेमेंट मिली है, ए से। सी को पेमेंट करनी थी किसे, डी को। तो सी ने कहा ये बिल तुम रख लो। जिसके पास बिल होगा ना, जिसके पास बिल होगा, जो ड्रॉई है वो उसी को पेमेंट कर देगा। बोलो जी, बात यहां तक क्लियर है? तो यानी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, इट इज अ ट्रांसफरेबल, इट इज व्हाट, तो आप किसी और को इसे हैंड ओवर कर सकते हो। बोलो, बात क्लियर है यहां तक? तो जल्दी बताइए। अब सी कुछ भी नहीं है सिवाय एंडोर्सर के, क्योंकि उसने अपना अधिकार किसको दे दिया, डी को दे दिया।
देखो बड़ी सीधी सी बात है, इसने बोला एंडोर्सी और पेई को सेम होना जरूर, अरे वो तो अल्टीमेटली खुद ही होगा। एग्जैक्टली जिसको अधिकार मिला है पेमेंट उसी को तो मिलेगी, और जिसको पेमेंट मिलेगी वही पेई है। क्लियर हो गई बात? तो अब इस केस में डी कौन है? पेई भी और एंडोर्सी भी। इसलिए अगर आप देखो तो मैंने यही तो बोला कि मेनली 3 पार्टीज हैं, इन्हीं में से सब निकल रहा है। तो जल्दी बोलो आज के बाद अगर मैं बोलूं कि ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, एंडोर्सर, एंडोर्सी, तो यू गाइस अंडरस्टैंड द मीनिंग? कम ऑन, भूलेंगे तो नहीं? चलिए आइए अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। हेडिंग डालिए फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। गाइस अभी ये थोड़ी सी थ्योरी है जो आपको पढ़नी है। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ी सी थ्योरी है, ये सब पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। अब सर ये फॉरेन बिल क्या होता है? सुनिए भाई, मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या बिजनेस आज की डेट में सिर्फ नेशनल लेवल पर होता है? सर बिजनेस तो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, बोलो यस और नो। आज हमारे देश के पता नहीं कितने बिजनेसमैन ऐसे हैं जो दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बोलो क्लियर? तो क्या वहां बिल की जरूरत नहीं पड़ती होगी? आंसर इज यस। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि व्हाट इज फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो हम ये कहते हैं कि फॉरेन बिल वो होता है जो लिखा एक देश में जाता है और पेमेंट दूसरे देश में होती है, इसको बोलते हैं क्या? फॉरेन बिल। बोलो जी बात क्लियर? बिल्कुल आसान भाषा में, इन अ लूसिड लैंग्वेज। क्लियर है? तो व्हाट इज द फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज? जो एक कंट्री में लिखा जाएगा लेकिन उसकी पेमेंट दूसरी कंट्री में होगी, ऐसे बिल को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लिखिए अब फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर लिखिए जल्दी। अ फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन, a foreign bills of exchange is one which is drawn. A foreign bills of exchange is one which is drawn in one country, which is drawn in one country and is payable, which is drawn in one country and is payable in another country, and it's payable in another country. हाँ जी बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2 लिखिए इसमें। पॉइंट नंबर 2, it is generally drawn up, it is generally drawn up in triplicate. It is generally drawn up in triplicate, wherein it is generally drawn up in triplicate wherein each copy is sent by, wherein each copy is sent by separate post, wherein each copy is sent by separate post, so that at least one copy reaches, so that at least one copy reaches the intended party, so that at least one copy reaches the intended party. बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए और ज्यादा नहीं। तो मैंने 2 पॉइंट लिखवाया गाइस, समझिए कि फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो होता है जो बनता है एक कंट्री में और उसकी पेमेंट दूसरी कंट्री में। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रिप्लिकेट में बनता है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस बिल की 3 कॉपी बनती हैं। ट्रिप्लिकेट मतलब 3। तो बस उसने इतना ही पूछा है आपसे कई बार पेपर में, क्लियर, कि भाई फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 4 कॉपी बनती है, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 3 कॉपी बनती हैं, ट्रू। अब क्यों
ताकि तीनों कॉपी अलग अलग पोस्ट से भेजी जाती हैं। कल को वो पार्टी ये ना कहे तो मुझे तो बिल ही नहीं मिला, तो पेमेंट कैसे करता मैं? आई डू नॉट गेट द बिल, तो हाउ कुड आई मेक द पेमेंट? अरे बोलो क्लियर है? इसने 3 डिफरेंट पोस्ट से उसे भेजते हैं ताकि ताकि कोई सी कॉपी तो उस तक पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो ही मस्ट मेक द पेमेंट। तो गाइस इसे बोलते हैं हम क्या? फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो जी क्लियर है? मैंने अभी तक जितनी थ्योरी कवर की समझ में आ रहा है? थोड़ी और है अभी थ्योरी कवर करनी, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा। चलिए यहां तक कोई टेंशन गाइस? ओके, हेडिंग डालिए अगला पॉइंट, टर्म ऑफ ए बिल। अगली हेडिंग डालेंगे टर्म ऑफ ए बिल। टर्म ऑफ ए बिल, टर्म का मतलब है यहां पर समय, टाइम पीरियड। क्लियर? लिखिए इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, द टर्म ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द टर्म of bills of exchange may be of any duration. The terms of bills of exchange may be of any duration. Full stop. Usually the term does not exceed, usually the term does not exceed 90 days. Usually the term does not exceed 90 days from the date of the bill. Usually the term does not exceed 90 days from the date of the bill. क्लियर है? अब देखिए भाई, सबसे पहली बात, जब हम कहते हैं टर्म, तो यहां टर्म का मतलब है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है समय अवधि। क्या है ड्यूरेशन का मतलब? मतलब आप एक पार्टी दूसरी पार्टी पे जो बिल लिखेगी वो कितने समय का होगा। तो इसमें कानून ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, क्लियर लिखा हुआ है एनी ड्यूरेशन। क्या? आप कितने भी महीने का बिल लिख सकते हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 100 महीना, कितना भी। लेकिन अब जरा प्रैक्टिकल हो जाओ, ए बिल लिख रहा है ताकि पेमेंट मिले, तो अगर ए ने बिल लिख दिया 5 साल का, तो उसके पेमेंट 5 साल बाद मिलेगी। तो ए से बड़ा मूर्ख तो कोई है नहीं इस धरती पर। अरे बोलो यस और नो? तो ए क्या चाहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी पेमेंट मिले। क्लियर है? तो बिल की पेमेंट कुछ भी हो सकती है जो दोनों पार्टी आपस में डिसाइड करें। और आमतौर पर यूजुअली का मतलब जो हम मार्केट में देखते हैं, जो रियल लाइफ में देखते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप पढ़ रहे हो, ये रियल लाइफ में यूज होता है बहुत ज्यादा। क्लियर है? तो व्हाट वी नोटिस, जिसको आप बोलते हो इन प्रैक्टिस, क्या बोलते हो? इन प्रैक्टिस जो बिल लिखा जाता है ना, वो आमतौर पर 90 दिन और 3 महीने का होता है। मोस्टली केसेस में व्हाट वी फाइंड कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज दैट ऑफ 90 डेज और 3 मंथ्स। हाँ जी बोलो, बात क्लियर है यहां तक? तो इसको बोलते हैं हम टर्म ऑफ द बिल। तो टर्म का मतलब है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी समय अवधि, टाइम पीरियड। इट कुड बी एनी विद द 2 पार्टीज डिसाइड्स। बोलो जी, बात क्लियर है? ओके, अब इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, स्मॉल ए। इसी में लिखिए स्मॉल ए, लिखिए लिखिए, शाबाश। इसी में लिखिए स्मॉल ए, लिखिए व्हेन अ बिल इज ड्रॉन, when a bill is drawn after sight, when a bill is drawn after sight, comma, the term of the bill, when a bill is drawn after sight, comma, the term of the bill begins. The terms of the bill begins
to run, the terms of the bill begins to run from the date of citing. The term of the bill begin to run from the date of citing. SIGHTING. From the date of citing. That is when the bill is accepted. That is when the bill is accepted. That is when the bill is accepted. अब सर इसका मतलब बता दो क्या है. सुनो, मान लो ए ने गुड्स भेजी बी को 1 जनवरी को. ए दिल्ली में है और बी जो है वो जयपुर में है. अब क्योंकि ये लोग सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है फोन पर भी ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं व्हेन द टू पीपल नोन टू ईच अदर वेल. यस और नो. ए ने कहा यार तुम गुड्स भेज दो मुझे और मैं 10 तारीख को दिल्ली आऊंगा, मैं तब आके बिल साइन कर दूंगा. बोलो जी बात क्लियर. और उसने कहा हाँ बिल बनाना आफ्टर साइट. क्या बनाना? आफ्टर साइट. अब मैं आपको आफ्टर साइट का मीनिंग बता रहा हूं. साइट मतलब देखना, साइट मतलब देखना. डॉक्टर कहना भाई आई साइट वीक हो रही है तुम्हारी, तो क्या वीक हो रहा है? आई साइट मतलब देखने की ताकत. ये नहीं कि तुम्हारी आंखें खुद ब खुद छोटी होती जा रही हैं लाइक चिंकीज. यस और नो? ऐसा नहीं हो रहा. तो आई साइट मतलब देखना. साइट मतलब क्या है अंग्रेजी में? देखना. ध्यान से सुनो गाइस, फोकस करो. तो ए ने गुड्स भेजी बी को 1 जनवरी को. बिल भी कब लिखा? 1 जनवरी को. बिल था 3 मंथ्स का. प्लीज गाइस फोकस. बी दिल्ली आया 10 जनवरी को और 10 जनवरी पर आकर उसने बिल को साइन किया, तो हम बोलेंगे उसने बिल एक्सेप्ट किया. तो अब क्योंकि ये आफ्टर साइट बिल है, क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो मुझे बताइए जो 3 मंथ का टाइम शुरू होगा वो 1 जैन से होगा या 10 जैन से होगा? बस यही समझाना था, आप समझ गए. बोलो जी बात क्लियर है. बिल भले ही 1 जनवरी को बना है लेकिन क्योंकि ये बिल आफ्टर साइट ही आएगा क्वेश्चन में. बी केयरफुल. क्योंकि ये आफ्टर साइट का मतलब होता है कि जो टर्म है ना वो तब स्टार्ट होगी जब उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया. और एक्सेप्ट कब करेगा? जब वो साइन करेगा. तो उसने साइन कब करा? 10 जनवरी को. तो अब मैं जो 3 मंथ काउंट करूंगा ना दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of January, नॉट द 1st जनवरी. बोलो पॉइंट क्लियर. ऐसे बिल को बोलते हैं आफ्टर साइट. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. कोई दिक्कत गाइज? कोई क्वेश्चन? तो वो जानिए प्लीज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. तो वो एग्जाम में लिख देगा ए ड्रॉ आफ्टर साइट बिल ऑन बी ऑन 1st जनवरी. द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय बी ऑन 28 जनवरी. क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में ये लाइन लिखी होती है. तो यू शुड नो कि हमें टाइम पीरियड कब से काउंट करना है. बोलो क्लियर है? कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन गाइस? नॉट एट ऑल. तो पहला बिल कौन सा हुआ? आफ्टर साइट. अब लिखिए दूसरा पॉइंट. लिखिए पॉइंट नंबर 2. When a bill is drawn, please focus. When a bill is drawn, when a bill is drawn after date, क्या बोलते हैं हम इसे? आफ्टर डेट, कॉमा आफ्टर डेट, कॉमा द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस. The term of the bill begins to run from the date of, the term of the bill begins to run from the date of drawing the bill. From the date of drawing, DRAWING. From the date of drawing the bill. Clear? अब सुनिए भाई, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो बिल लिखा गया है ना ये आफ्टर डेट है. क्या है जी? आफ्टर डेट. मतलब बिल लिखा गया 1 जनवरी को. ध्यान से सुनिए भाई, उसने एक्सेप्ट करा 10 जनवरी को, बट ये बिल कैसा है? आफ्टर डेट. तो अब मुझे बताइए 3 मंथ कहां से गिनेंगे? 1 जनवरी से. दैट्स इट. बस यही समझाना था. आप कभी भी एक्सेप्ट करो उसे, लेकिन जिस दिन बिल बना है वहां से टाइम शुरू होगा. अब ये मत बोलना सर एक्सेप्ट ही ना करें तो
तो ये तो हम पहले ही शर्त पढ़ चुके हैं, बिल मस्ट बी एक्सेप्टेड। बिल बनेगा ही तब बिल जब वो एक्सेप्ट होगा। क्लियर? अब ए ने उसको 10 जनवरी को 1 जनवरी को लिखा, बी ने उसे 10 जनवरी को एक्सेप्ट करा, बट क्योंकि ये बिल आफ्टर डेट है, क्या है, इसलिए इसका टाइम पीरियड 1 जन से काउंट होगा। क्लियर? तो जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, प्लीज अब सुनिए मेरी बात, तो आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में भी, क्वेश्चन में भी, कि बिल आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट। अब सुनिए, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो बिल हमेशा आफ्टर डेट अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? आफ्टर डेट। आफ्टर साइट तब अज्यूम करेंगे जब वो क्लियरली मेंशन करे। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही है अभी, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे ट्रू फॉल्स और बड़े बड़े सम सॉल्व करने में। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए, तो ये था टॉपिक टर्म ऑफ द बिल, जो कि समाप्त हो गया। अगली हेडिंग डालिए, ड्यू डेट ऑफ ए बिल। नेक्स्ट हेडिंग गाइस, ड्यू डेट ऑफ ए बिल। लिखिए भाई, द डेट ऑन विच, आपने हेडिंग डाली ड्यू डेट ऑफ ए बिल, ड्यू डेट ऑफ ए बिल, उसमें लिखिए द डेट ऑन विच, द डेट ऑन विच द टर्म्स ऑफ द बिल, द डेट ऑन विच द टर्म्स ऑफ द बिल टर्मिनेट्स। TERMINATES, टर्मिनेट्स मतलब समाप्त होना। एंड यू मस्ट सीन द मूवी टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेट मतलब टू किल, टू डिस्ट्रॉय, टू फिनिश। क्लियर है? तो उसी से बना है टर्मिनेटर, द वन हु डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। क्लियर? तो लिखिए, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल टर्मिनेट इज कॉल्ड एज एक्सपायरी oblique due date of a bill, is called as expiry oblique due date of a bill। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ए ने बिल लिखा 1 जनवरी को, बिल की ड्यूरेशन थी 3 मंथ्स। टेल मी, ये 3 मंथ्स का टाइम कब समाप्त होगा? हाँ, ये डेट गिननी पड़ेगी आपको। ये 3 मंथ का टाइम कब समाप्त होगा? 1 अप्रैल। अरे बोलो, क्लियर है भाई? 3 महीने तो 1 अप्रैल को पूरे होंगे ना। 1 जनवरी से बिल लिखा है तो 1 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगा। ये जो 1 अप्रैल है ना, हम इसको बोलेंगे भाई अब आपको दिया हुआ समय एक्सपायर होता है, दिया हुआ समय समाप्त होता है। तो इस डेट को, गाइस लिसन अप केयरफुली, 1 अप्रैल को हम बोलेंगे एक्सपायरी डेट या फिर ड्यू डेट। एक्सपायरी डेट या फिर ड्यू डेट। और आप सुनिए कॉन्सेप्ट, मजेदार बात, ड्यू डेट पर कभी भी पेमेंट नहीं होती। यानी जो बी है ना, ये कभी भी ड्यू डेट पर पेमेंट देने के लिए लीगली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्या रीजन है? सुनिए, ए ने क्या करा, वेट करा 3 महीने तक। जैसे ही घड़ी में 12:01 हुआ तो डेट बदल गई। तो रात के 12 बजे वो निकल गया पैसे लेने। किसके पास? बी के पास। बी का रास्ता 2 घंटे का था, तो बी के घर कब पहुंचा? रात के 2 बजे। फुल सन्नाटा छाया हुआ है। अब रात के 2 बजे गहरी नींद में गया वो, और उसने बी से कहा उठो उठो उठो, लाओ पैसे दो। अब तुम सोचो, कोई तुम्हें गहरी नींद से जगाए। कभी कभी मम्मी उठाती है तो गुस्सा आ जाता है, जबकि वो कहते हैं बेटे खाना खा लो, क्लियर और नॉट, दूध पी लो, क्लियर, ताकि आप में ताकत आए। सुनो मैं लॉजिक सुनना जो मैं कह रहा हूं। जब वो हमें उठाती है खिलाने के लिए, तब भी हमें गुस्सा आ जाता है। बोलो यस और नो, कि नींद से क्यों उठा दिया। और आप सोचो, एक तो किसी को आपने गहरी नींद से जगाया, खिला पिला तो नहीं रहा, उल्टा उससे पैसे मांग रहा, पैसे दे भाई। बताना क्या वो देगा?
बी ने क्या करा, खूब धोया ए को, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली, खूब पीटा। रात के 2 बजे किसी के घर में जाओगे, चिल्लाओगे तो क्या होगा। बात कोर्ट में पहुंच गई। ए ने रो रो के कहा, जज साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो दिए हुए समय पर पैसे लेने गया था, लेकिन इसने पैसे तो नहीं दिए, बहुत पीटा मुझे, देखो चोटें कितनी लगी है। तो कोर्ट ने ये कहा कि यार ए तुम्हारी गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी गलती है। बोलो यस और नो। एक तो तुम ह्यूमन नेचर समझो ना, आप किसी को पैसे उधार दे दो और फिर उससे मांग के देख लो, फिर आपको पता आगे क्या होने वाला है। आपकी नंबर 1 तो आपकी दोस्ती टूटेगी, अरे बोलो, फिर वो 2-4 बातें आपको उल्टी सीधी और सुना देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कोर्ट ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात से हम एग्री हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट तुम्हें भी तो ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि पैसे देना तो वैसे ही किसी को अच्छा नहीं लगता, और तुम रात के 2 बजे पैसे लेने पहुंचे हो। क्लियर है? तो तुम्हारी बस इतनी गलती है। बी को जो पनिशमेंट मिलेगी वो अलग है। एक कानून पारित हुआ, एक लॉ बना। वो लॉ ये बना कि भाई हो सकता है कि जो बी है वो 3 महीने में ये भूल गया कि आज पेमेंट की डेट है। बोलो क्लियर है? तो उसे याद दिलाओ। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, तो उसे अरेंज करने का समय दो। अब ये मत कहना सर 3 महीने दे तो दिए। कोर्ट ने कहा बेटे जहां 3 महीने रुके हो वहां 3 दिन और रुक जाओ। तो कहीं भी पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं होती। एज पर द लॉ आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देने होते हैं। इन 3 दिन को हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। कौन सा पीरियड गाइस? ग्रेस पीरियड। बोलो जी, बात क्लियर है? क्लियर? और ये 3 दिन का ही होता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो अगर मैं कहूं 1 अप्रैल ड्यू डेट थी, ठीक है, इसमें 3 दिन प्लस करो तो जो 4 अप्रैल आएगी ना, इसे नाम देते हैं हम डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं इसे? डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस डेट में अब भी पेमेंट देगा। बोलो क्लियर है? तो ये लॉ है कि जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट निकालेंगे, ड्यू डेट से अब मेरा मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी है, तो आपको 3 डेज उसमें ऐड करने पड़ेंगे। 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगी ना, वो कहलाएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? और इन 3 दिन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेस पीरियड। अगली हेडिंग डालो, डेज ऑफ ग्रेस। अगली हेडिंग क्या डालोगे जी? डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस लिखिए। एवरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, every bills of exchange is entitled to 3 days of grace. Every bills of exchange is entitled to 3 days of grace. Otherwise then on instrument payable on demand, then on instrument payable on demand। ठीक है जी? क्या लिखा है मैंने लास्ट में? हर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन जोड़ लें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर इंस्ट्रूमेंट में 3 दिन होते हैं ना। मैं एक इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहा हूं, चेक। चेक क्या है? चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। उसमें कभी 3 दिन का ग्रेस नहीं होता। बोलो यस और नो? आप बैंक में जाते हो, बैंक को चेक देते हो, बैंक क्या देखता है? 3 दिन बाद आना। अरे बोलो, उसी समय बैंक आपको क्या करेगा? पे कर देगा। तो जो चेक है वो क्या है? वो पेएबल ऑन डिमांड है। जब मांगोगे तब पेमेंट करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको 3 दिन का टाइम पीरियड जोड़ना पड़ेगा। उन 3 दिन को हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। बोलो जी क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल। डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ
बिल। नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल। लिखिए, द डेट विच कम्स, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग, ADDING, the date which comes after adding 3 days, after adding 3 days to the due date of a bill, after adding 3 days to a due date of a bill is called the date of maturity, is called the date of maturity, is called the date of maturity। हाँ जी बोलो, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया? कम ऑन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत? चलिए